गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में हूँ ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आप मुझे आज सरस्वती माता के सम्मुख। तो जी हाँ, सरस्वती माता आप पहचान रहे होंगे किसकी पेंटिंग है, माँ की बनाई हुई है सरस्वती पेंटिंग। तो आज हम राजा रवि वर्मा के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपको क्या करना है डिटेल से जानने के लिए। पहले मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। दूसरा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तीसरी चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो उस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ बता रही हूँ वो तो आपको यहाँ मिलेगी, बट जो यहाँ पर मैंने नहीं बताई है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ व्हाट्सएप चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है रेगुलर अपडेट के लिए, रेगुलर वहाँ पर एक आर्टिस्ट के बारे में पीडीएफ के लिए, रेगुलर नोट्स के लिए, तो वो लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ज्योति चौहान की आर्ट नॉलेज क्लब का, आर्ट नॉलेज क्लब के नाम से है, मेरी डीपी उस पर लगी है, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ राजा रवि वर्मा। देखिए, जिनकी पेंटिंग आपने बचपन से ही अपने घरों में देखी है, जब से आपने अपने घरों में कैलेंडर को देखा तो आपने तब से एक ही नाम देखा होगा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने भारत में एक ऐसी शुरुआत की थी जिसको हम नहीं भूल सकते। आपने अपने घर में जिन तस्वीरों की पूजा की वो तस्वीर किसी और की बनाई हुई नहीं थी, राजा रवि वर्मा की थी। मैंने भी बचपन से अपने घरों में जो तस्वीर देखी उन पर एक ही नाम था, राजा रवि वर्मा। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो काफ़ी प्रेस से बहुत ही ईजीली बना दी जाती थी, मतलब उनको जीवित कर दिया जाता था। कंपनी शैली के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक की श्रेणी में आते हैं राजा रवि वर्मा, जिनके ऊपर ब्रिटिश सरकार का या अंग्रेज अधिकारियों का पूरा सहयोग था, पूरा हाथ था। इन्होंने विदेशी टेक्निक को भारतीय विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया, जिनको ब्रिटिश सरकार ने ही नहीं, भारतीय के हर घर में सराहना मिली और भारतीयों के हर घर, हर मनुष्य ने इनको प्रेम से इनका स्वागत किया और इनकी पेंटिंग को अपने घरों में लगाया। कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा गला खराब है आज, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। इनकी बहुत सारी पेंटिंग है, बहुत सारे सवाल इतना कुछ जानते हुए भी आपके दिमाग में होते हैं कि आखिर ओलियोग्राफ प्रेस इनका कहाँ स्थापित हुआ था, सबसे पहले पेंटिंग इनकी कहाँ छपी थी। तो यहाँ पर मैं इनकी पेंटिंग्स के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं इनके जीवन के बारे में बताने वाली हूँ, और इनकी पेंटिंग्स के बारे में जुड़ी डिटेल से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है उससे आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से बात करने वाली हूँ कि राजा रवि वर्मा शुरू से ही प्रतिभाशाली थे। इन्होंने इनकी जो शिक्षा रही थी वो किस प्रकार से रही थी, कहाँ से इन्होंने ली थी, क्योंकि इनकी माता भी एक कवित्री भी थी, एक लेखिका भी थी और साथ साथ एक कलाकार भी थी। इनकी माता से ही इन्होंने, अपनी माता से मतलब इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा ली या पेंटिंग बनाना सीखा, क्योंकि घर में बच्चा वही करता है जो वो अपने आसपास देखता है या आप करते हैं। अगर आप फ़ोन लेकर बैठे हैं तो बच्चा भी फ़ोन लेकर बैठेगा, लेकिन अगर आप किताबें लेकर बैठे हैं तो बच्चा भी किताबें लेकर बैठेगा, भले ही वो नहीं पढ़े, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि वो फ़ोन से बचा रहेगा। तो ये टेक्निक भी आपके काम आ सकती है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आगे का टॉपिक, ठीक है। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफिक प्रेस की शुरुआत 1894 में बॉम्बे में की थी, जो जर्मन मशीनरी आयात करने और प्रिंट वितरित करने की सुविधा के लिए सावधानी पूर्वक चुना गया था। राजा रवि वर्मा ने इस उद्यम में एक स्थानीय उद्यमी गोवर्धन खातून खान जी की साझेदारी की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रेस के लिए जर्मन तकनीशियनों की सेवाओं का भी अनुरोध किया था। ओलियोग्राफ उस समय मुद्रण तुलनात्मक रूप से एक नया रूप था, जिसमें 1835 में जॉर्ज बोस्टर नामक एक अंग्रेज ने महारत हासिल की थी। 1860 तक व्यावसायिक उपयोग में आया, लेकिन यूरोप में सदी के अंत तक इसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। भारत में रवि वर्मा के प्रिंट तक ओलियोग्राफ उपयोग भड़कीले कैलेंडर कला और कमोडिटी पैकेजिंग के लिए किया जाता था। ललित कला के संदर्भ में यह अनिवार्य रूप से कागज पर एक तेल चित्रकला को इस तरह से पुनः प्रस्तुत करने की विधि है कि सटीक रंग और ब्रश स्ट्रोक बनावट की नकल की जा सकती थी। यह अनिवार्य रूप से कागज पर एक तेल चित्रकला को इस तरह से पुनः प्रस्तुत करने के लिए विधि थी कि सटीक रंग, ब्रश स्ट्रोक बनावट की नकल की जाती है, और इस प्रकार लिथो प्रिंटिंग, जो पत्थर की छपाई होती है, उसके लिए उतने ही लिथो पत्थरों की आवश्यकता होती है जितने किसी प्रिंटिंग के लिए होती है। वर्मा की प्रेस में छपी पहली तस्वीर को द बर्थ ऑफ शकुंतला कहा जाता है। इसके बाद हिंदू देवताओं के चित्रों की एक श्रृंखला सामने आई, जिनमें लक्ष्मी, सरस्वती, गणपति और विष्णु
और राम और कृष्ण जैसे उनके अवतार शामिल किए गए थे। रवि वर्मा के ओलियोग्राफ के उत्पादन की अवधि राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से तेजी से बढ़ते शहरी केंद्रों के रूप में कलकत्ता के उदय के साथ मेल खाती थी। आम जनता तक छवियों और विचारों के व्यापक प्रसार के लिए प्रिंट माध्यम आदर्श चैनल बन गया था। इसके अनुरूप पश्चिमी भारत में मुंबई, पूना बड़े पैमाने पर मुद्रण उत्पादन के दो प्रमुख केंद्र बनकर सामने उभरे थे। बालकृष्ण नायर द्वारा मलयालम में मास्टर कलाकार की जीवनी इस बिंदु और उसके विस्तार से बताती है कि रवि वर्मा और केरल के किल्ली मनोर में उनके स्टूडियो में एक ब्राह्मण विद्वान के बीच बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। कलाकार ने एक दर्शक से एक निश्चित पेंटिंग के बारे में उनकी राय पूछी थी और विद्वानों ने इस बहाने पे तर्क दिया कि कलाकार एक सामान्य व्यक्ति से कला के काम पर एक राय व्यक्त करने की उम्मीद कैसे कर सकता है। सच है, रवि वर्मा ने कहा था, इन लोगों के पास चित्र बनवाने के साधन नहीं है, लेकिन कौन जानता है कि उनके बच्चों के समय में महाराजाओं और रईसों के लिए चित्रित थे। चित्र अब उनकी संपत्ति भी बन जाएंगे और संग्रहालयों में अपना रास्ता भी खोजेंगे। तो ये थी जानकारी आज मेरे आप देखेंगे स्टूडियो से, और कैसी लगी नीचे क्लिक करके ज़रूर बताएंगे। और इससे जुड़ी, क्योंकि ये ओलियोग्राफ से संबंधित जानकारी थी, इससे जुड़ी जो आगे की जानकारी है, मतलब राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में जानकारी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय व्हाट्सएप चैनल। थैंक यू सो मच।